बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनका सी एस 519 या सी एस 619 का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट गाइड करूंगा। आपके तमाम इंशाल्लाह क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसी वीडियो के अंदर मौजूद हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट पर सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर सी एस 519 का प्रोजेक्ट करना है, तो उन स्टूडेंट्स ने अपनी सिर्फ कोर्स सिलेक्शन में जाकर सी एस 519 का सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। क्योंकि सी एस 519 का जब आप कोर्स चूज़ कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होती है सी एस 519 की, वो वी यू की टीम खुद ब खुद करके आपको दे देगी। तो कुछ डेज बाद, मतलब तकरीबन कोई हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जब आप अपनी सी एस 519 के असाइनमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट हुआ होगा ऑलरेडी। उसका नाम क्या होगा, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, और प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल, प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 असाइनमेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या होंगे, किस किस डेट को सबमिट करवानी होगी, आपके सुपरवाइजर का क्या नाम है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह सी एस 519 की असाइनमेंट के सेक्शन के अंदर अवेलेबल होगी। सो मुझे उम्मीद है कि अब जो सी एस 519 के स्टूडेंट्स हैं उनकी परेशानी सॉल्व हो गई, उनको पता पता चल चुका है कि आपने प्रोजेक्ट खुद सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट हुआ होगा, बाकी सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दी है। फिर भी अगर कोई और कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप हमारी सी एस 519 की एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट वॉच करें, उसमें सारी गाइडलाइन है कि आप कैसे कैसे एस बनाते हो, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप कैसे जो है फाइनल डिलीवरेबल बनाते हो, हर चीज़ अवेलेबल है। चलें, सी एस 519 की बात ख़त्म। अब बात करते हैं सी एस 619 के स्टूडेंट्स की। दोस्तों चूंकि आपको पता है सी एस 619 का जो प्रोजेक्ट होता है ये 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है। इसमें 2 सेमेस्टर में आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। दूसरी बात ये, सी एस 619 का जो प्रोजेक्ट है, मान लो अगर आप 7 सेमेस्टर में चूज़ करते हो बी एस के, तो फिर आप 7 और 8 दोनों में मिलाकर जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर मतलब 8 सेमेस्टर में चूज़ करते हो, या अगर आप एम एस सी आई टी कर रहे हो, मतलब 4 सेमेस्टर की जो डिग्री होती है आपकी एम एस सी की, तो अगर उसमें आप अपना प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें फिर ये होता है कि आप 3rd सेमेस्टर में चूज़ करते हो और उसके साथ 4th सेमेस्टर जो है अपना आपका इंक्लूड होता है। लेकिन मान लो दोस्तों, अगर आप अपनी जो डिग्री का लास्ट सेमेस्टर है, अगर उसके अंदर सी एस 619 का प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाकर अपना सी एस 619 का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद आज एक अनाउंसमेंट आई है आपके, और ये भी बात याद रखिएगा, डेली बेस पर अपनी सी एस 619 की अनाउंसमेंट चेक किया करें। और जो सी एस 519 के स्टूडेंट्स हैं वो भी डेली बेस पर अपनी अनाउंसमेंट जो है वो चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि नई नई जब अनाउंसमेंट आती है तो फिर आपको बड़ा कुछ पता चलता है कि अच्छा ये अनाउंसमेंट आई है, ये अनाउंसमेंट आई है। लिहाजा आज 22 अक्टूबर 2024 को एक न्यू अनाउंसमेंट आई है सी एस 619 के स्टूडेंट्स के लिए कस्टम प्रोजेक्ट की। अब ये कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। दोस्तों हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल है के एस टी एक्सप्लोरिंग, जिसके ऊपर इस्लामिक वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। काइंडली आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल के एस टी एक्सप्लोरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि आपको पता है कि के एस टी लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर जो 100% रियल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो क्वालिटी वाली और रियल सर्विसेज होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं, दोस्तों के एस टी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के दो दो हमने मेथड ऑलरेडी जो है वो बता दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो ये है कि आप हमारे इस के एस टी एक्सप्लोरिंग चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, तो इंशाल्लाह हम हर संडे के संडे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हर संडे के संडे इंशाल्लाह अपने सब्सक्राइबर को प्राइजेस भी दिया करेंगे इंशाल्लाह सेक्शन बेस के ऊपर। तो उसके लिए आपने केएसटी को सपोर्ट करना है और कोशिश करें कि केएसटी को आप पाकिस्तान के अंदर उस लेवल पे ले जाएं जिस लेवल के ऊपर आपको आपके लिए बड़े ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह केएसटी जो है लेके आएगा, और आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान में पहला रियल प्लेटफॉर्म है जो वाकई आपको रियल अर्निंग देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा केएसटी के प्लेटफॉर्म को जो है वो क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो चलते हैं वापस, आप देखते हैं ये कोर्स सिलेक्शन के अंदर, सॉरी ये जो आपकी अनाउंसमेंट आई है सी एस 619 के सेक्शन के अंदर, ये क्या चीज़ है, कस्टम प्रोवाइड क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने सी एच 619 का प्रोवाइड करना होता है, तो आप सबसे पहले अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाके अपना ये जो सी एच 619 का सब्जेक्ट है इसको चूज़ कर लेते हो। उसके बाद ये है कि यहाँ पे कस्टम प्रोवाइड की ऑप्शन है। ये क्या कहने का था, डियर स्टूडेंट यू कैन सबमिट अ कस्टम प्रोवाइड प्रपोजल इफ यू वांट टू डू द प्रोजेक्ट अदर देन द ऑफर्ड प्रोजेक्ट, लेटर वी विल
पुट सेपरेट अनाउंसमेंट फॉर लिस्ट ऑफ ऑफर्ड प्रोजेक्ट। यानी वो कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि जो कुछ दिन बाद मतलब 2 या 3 दिन बाद जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी उसमें से अगर आप प्राइड चूज नहीं करना चाहते और आपकी विश ये है कि आपने अपनी मर्जी का कस्टम प्राइड कहते हैं अपनी मर्जी का प्राइड बनाना, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चाहते हैं जिसमें प्राइड का नेम भी आपकी मर्जी का हो, प्राइड का स्कोप क्या वो भी आपकी मर्जी का हो, प्राइड के फीचर्स क्या क्या होंगे वो भी आपकी मर्जी के हों, प्राइड के अंदर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करनी है वो भी आपकी मर्जी की हो, यानी सारा कुछ आपकी मर्जी का हो, तो फिर उसके लिए आपके पास ये कस्टम प्राइड की ऑप्शन है। इसके अंदर आप क्या करते हो, ओनली प्रपोजल जो है वीयू की टीम को सबमिट करोगे। अब ये कैसे सबमिट करना है वो आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले मेक श्योर यू रीड द फॉलोइंग कंटेंट्स वेरी केयरफुली। कहता है ये जो कंटेंट मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, कहता है इसको केयरफुली जो है वो पढ़िएगा आगे। नोट, सबमिटिंग अ कस्टम प्राइड प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी। कहता है ये जो प्रपोजल है कस्टम प्राइड वाला ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल इस तरह से है कि अगर आपने कस्टम प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर आप ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी का कस्टम प्राइड नहीं बनाना और आप ये चाहते हैं मैंने अपनी जो पीवीयू की लिस्ट आएगी उसमें से ही प्राइड चूज करना है तो फिर आप ये प्रपोजल सबमिट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू वांट टू सबमिट कस्टम प्राइड प्रपोजल यू नीड टू फिल अ गूगल फॉर्म, इट्स लिंक इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस अनाउंसमेंट। वो कहता है अगर आपने कस्टम प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमने आपको नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है। एक मिनट, ये इसको दोबारा से रीलोड कर लें पेज को, ये थोड़ा इशू कर रहा था। चलें जी, तो यहाँ पे देखें ज़रा चलें जी, दोबारा से इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर ले जाता हूँ आपको नीचे। ओके जी, यह देखें ज़रा। वो कहता है अगर आपने कस्टम प्रोवाइड करना है तो नीचे आपको एक लिंक दिया गया हमारे जीमेल अकाउंट के फॉर्म का, गूगल फॉर्म का। उस फॉर्म को आपने फिल करना है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे, गूगल फॉर्म को फिल आप तब करेंगे जब आपने ऑलरेडी प्रपोजल बना लिया होगा, मतलब जब आप प्रपोजल रेडी कर लोगे ना कंप्लीट। अब प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना प्रपोजल रेडी करना है। प्रपोजल रेडी करने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे अपनी अनाउंसमेंट के अंदर, और यहाँ पे नीचे जो आपको लास्ट पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, ठीक है। अब उस फॉर्म को फिल करने के लिए फॉर्म ओपन कब होगा उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू मस्ट मेक श्योर टू फर्स्ट साइन आउट ऑफ ऑल जीमेल अकाउंट्स। कहता है सबसे पहले आप ये करोगे कि आपके इस ब्राउजर के ऊपर जितने गूगल अकाउंट मतलब जीमेल अकाउंट लॉगिन है उन सबको पहले लॉग आउट करो, और उसके बाद अपने इस ब्राउजर के ऊपर सिर्फ ओनली वो जीमेल अकाउंट ओपन करो जो आपका व्यू का ईमेल आईडी है। मतलब जो ईमेल आपको व्यू ने दी हुई है ना, जो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पे शो होती है, जो भी आपकी जैसे BC123456789@view.edu.pk, तो ये वाली जो ईमेल है ना, इस ईमेल को आप लॉगिन करोगे। लेकिन उससे पहले तमाम के तमाम जो ऑलरेडी आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं अपने पर्सनल, उनको पहले लॉग आउट करो, और उसके बाद ओनली ब्राउज़र के ऊपर जिस ब्राउज़र के ऊपर आपने वो गूगल फॉर्म ओपन करना है उसके उस ब्राउज़र के ऊपर ओनली अपनी जो आपकी व्यू वाली ईमेल है, जीमेल अकाउंट है, वो ओपन करोगे तो फिर ही आपका ये गूगल फॉर्म एक्सेस होगा। अदरवाइज अगर आपका व्यू ईमेल के अलावा कोई भी अदर ईमेल लॉगिन हुई तो आपका ये गूगल फॉर्म ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट, देन एक्सेस इट, ठीक है, ये वही बात कर रहा है कि वो आपके लिए तभी ये ओपन होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहता है यू कैन सबमिट ओनली वन कस्टम प्राइवेट प्रपोजल फाइल। कहता है एक और बात याद रखिएगा कि आपने जो भी कस्टम प्राइवेट सेलेक्ट करना है वो सिर्फ ओनली वन करना है। ये ना वो आप एक टाइम में दो दो प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक टाइम में एक ही कस्टम प्राइवेट प्रपोजल आपने बनाना है अच्छे से और उसको सबमिट करवाना है। आगे, यू शैल मेक श्योर टू सबमिट द गूगल फॉर्म केयरफुली एंड प्रॉपरली एट फर्स्ट अटेम्प्ट एज देयर इज नो एडिट अपडेट ऑप्शन। कहता है जब आप अपना प्रपोजल रेडी कर लोगे उसके बाद आपने उस प्रपोजल को सबमिट कहाँ पे करना है, उसके लिए आपको इसी अनाउंसमेंट अपनी ये जो कस्टम प्राइवेट वाली अनाउंसमेंट है इसके लास्ट पे ना आपको एक, जैसे मैंने बताया गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया, आपने उस फॉर्म के अंदर जाना है और अपने उस प्रपोजल को सबमिट करना वहाँ पे, ठीक है। मेल के थ्रू सबमिट नहीं करना, नीचे लिंक मौजूद है उस लिंक पर जाकर आपने अपना गूगल फॉर्म सारा फिल करना है, उसमें वो प्रपोजल क्या करना है, सबमिट करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, वो कहता है आपने जब गूगल फॉर्म को फिल करना ना तो उसके अंदर बड़ा केयरफुली आपने उसको फिल करना है, क्योंकि आपको एक ही मौका सिर्फ मिलेगा गूगल फॉर्म को फिल करने का। अगर आपने गूगल फॉर्म को गलत फिल किया तो आपको दोबारा उसको एडिट या अपडेट करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। चैलेंज नेक्स्ट, द लास्ट डे टू सबमिट कस्टम प्राइवेट प्रपोजल इज 5 अक्टूबर 2024। कहता है आपके
जो कस्टम प्रोवाइड का प्रपोजल है इसको सबमिट करने की आखिरी जो तारीख है वो 25 अक्टूबर 2024 है। उसके बाद ऑन 25 अक्टूबर 2024 द फॉर्म विल बी क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर 5 PM एंड देन नो फर्दर सबमिशन विल बी कंसीडर्ड, सो मेक श्योर you take action properly. A committee will review the proposal to decide about acceptance or rejection of each project proposal. Expected due date of custom project proposal evaluation is 13 अक्टूबर 2024। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर वाले दिन 5 PM, मतलब ये अभी 5 PM होने वाले हैं, ठीक है। तो कहता है 5 PM के बाद किसी भी टाइम आपका जो फॉर्म है वो डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है अपना जो कस्टम प्रोवाइड का प्रपोजल है वो सबमिट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कहता है अ कमेटी विल रिव्यू, कहता है हमारी जो कमेटी है जो आपके कस्टम प्रोवाइड के को रिव्यू करेगी, कहता है वो आपके प्रोवाइड को देखेगी, आपके मतलब जो प्रपोजल आपने सेंड किया होगा उस प्रपोजल के अंदर आपने जो चीज़ें लिखी होंगी उसको देखेगी, और देखने के बाद जो है वो आपके प्रायर प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। और जो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो रिजल्ट है कि आपका जो प्रायर प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो उसका पता कब चलेगा? 30 अक्टूबर 2024 को। जी हाँ दोस्तों, आपको 30 अक्टूबर 2024 को जो है आपकी वही ईमेल जिसके थ्रू आपने अपना गूगल फॉर्म सबमिट किया, मतलब वीयू वाली आपकी ईमेल, तो आपकी वीयू वाली ईमेल के ऊपर जो है आपको मेल आ जाएगी वीयू की तरफ से 30 अक्टूबर 2024 को, जिसमें ये प्रॉपर लिखा होगा कि आपने जो कस्टम प्रायर प्रपोजल सेंड किया था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स, कहता है इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द टेम्पलेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रायर प्रपोजल एंड दिस टेम्पलेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम हेयर। कहता है जो आपने अपना प्रायर का प्रपोजल सबमिट करना, वो प्रायर का प्रपोजल आपने अपनी मर्जी से नहीं बनाना, उस प्रायर प्रपोजल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ से, ये देखें ये फॉर्म हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, ये देखें प्रायर प्रपोजल डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि जनाब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने सबमिट करनी है, कैसे कैसे बनानी है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी जो है ना स्टूडेंट आईडी बतानी है। अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो तो यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी बताएंगे, और अगर आप सेकंड मेंबर आपके साथ तो यहाँ पे अपने इस सेकंड मेंबर की जो है आप क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी बताएंगे। तो यहाँ पे अपनी वीयू आईडी और यहाँ पर अपने मेंबर की वीयू आईडी, अगर आपने अपने साथ कोई और दूसरा मेंबर अटैच करना है। और अगर नहीं अटैच करना तो फिर यहाँ पे सेकंड मेंबर जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे उसकी वीयू आईडी बता दो, और अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे उसकी वीयू आईडी नहीं बताओगे। देन उसके बाद कहता है प्रायर डोमेन कैटेगरी, मतलब आपकी प्रायर की यहाँ पे फिर आप ये फिल करोगे इस जगह पे कि आपके प्रायर की डोमेन क्या है, मतलब वो एक वेब एप्लीकेशन है, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है, क्या है, तो उसकी डोमेन बताएंगे आप। उसके बाद इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन बताएंगे अपनी वर्डिंग के अंदर के, मतलब आप जो प्रोडक्ट कस्टम बनाने जा रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है भाई, क्या कर रहा है, क्या लोगों को हवा में उड़ा रहा है, गाड़ियाँ हवा में उड़ाने की सलाहियत है उसके अंदर, क्या कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दो आप। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताएंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं फीचर्स को, कि मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, मतलब वो क्या क्या करेगा, जैसे ऐड मेंबर करेगा, अपडेट मेंबर करेगा, डिलीट मेंबर करेगा, मेंबर को वेरीफाई करेगा, उनका रिजल्ट शीट मेक करेगा, ऐसे लाइक दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे फिर आपने ये बताना टूल्स के, मतलब आपने अपने इस कस्टम प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। लाइक आपने कहा मैंने अपनी कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करना है, मैंने जो है टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और जो है रिएक्ट JS और फलां टोसन, बड़ी बड़ी पॉपुलर आपने लैंग्वेजेस के नाम बता दिए। फिर उसके बाद आपने इसी तरह का मैंने बैकएंड के अंदर जो है वो पाइथन यूज़ करनी है, मैंने AI यूज़ करना है, मैंने जो है जनाब मैंने PHP यूज़ करनी है, मैंने C# यूज़ करना है, जो भी अप टू स्वान जो आपने बताना टूल्स के अंदर वो आप यहाँ पे टूल्स में बताएंगे। इस तरह आपने कहा मैंने बैकएंड पे डेटाबेस में जो है SQL यूज़ करनी है, ठीक है, जो भी, या पोस्टमैन यूज़ करनी है, अप टू स्वान वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने टूल्स में क्या क्या यूज़ करना है। तो इस तरह दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले कैटेगरी, फिर आपकी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और लास्ट पे उसके टूल्स। ये आपने सारा ऐसे फिल करके, ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ पे अपनी सारी रिक्वायरमेंट फिल करके, और उसके बाद आपने इस यही प्रपोजल जो है अपने गूगल फॉर्म को जो लिंक आपको यहाँ पे दिया गया वहाँ पे आपने सबमिट करना। चलिए नेक्स्ट जी, ये पता लग गया क्या प्रपोजल कैसे बनाना है, वो भी मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया। नेक्स्ट, आइडिया शुड बी इनोवेटिव फॉर द कस्टम प्रोजेक्ट, कहता है भाई आप अपने कस्टम प्रोजेक्ट के लिए जो भी आइडिया बताओगे हमें, जो भी यहाँ पे फीचर बताओगे वो यूनिक होने चाहिए, मतलब कोई नई चीज़ हो, ये ना हो कि मतलब आपने कहा मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम मेरे भाई बड़े अवेलेबल है दुनिया में, ठीक है, हर बंदा बनाता है, तो इसलिए आपने कोई नया यूनिक आइडिया देखना, कोई इनोवेटिव चीज़ देखनी है,
ठीक है, जो मतलब दुनिया में एग्जिस्ट ना कर रही हो फिलहाल के लिए। अच्छा नेक्स्ट, आगे, ट्रेडिशनल कस्टम प्राइवेट प्रपोजल ऑन विच अ लॉट ऑफ वर्क इज डन ऑलरेडी विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता है जनाब ट्रेडिशनल कस्टम प्राइवेट मतलब कोई ऐसा प्राइवेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और जो है ना इसी तरह आपका बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जो ऑलरेडी बड़े स्टूडेंट ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो कहता है आपने ऐसा काम नहीं करना जो मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम आप बना के हमें हमारे मत्थे मार दो। कहता कोई नई चीज़ लेके आओ, कोई नई एआई के रिलेटेड कोई चीज़ लेके आओ कि हम ये करेंगे, हम एआई में ये करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ लेके आओ। उसके बाद वो कहता है जी प्रोजेक्ट सिमिलर टू ऑलरेडी ऑफर्ड प्रोजेक्ट। कहता है अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो मैच करता हुआ हमारे किसी भी करंट प्रोजेक्ट के साथ, या जो पहले से प्रोजेक्ट जो पहले से हमारी प्रीवियस जो सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट ऑफर किए गए हैं उनके साथ अगर मैच कर रहा हुआ, तो कहता फिर भी हम आपका प्रोजेक्ट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी प्यारे तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद इन केस ऑफ टू मेंबर्स, कहता है अगर आप दो मेंबर हो, ओनली वन मेंबर शैल सबमिट कस्टम प्राइवेट प्रपोजल। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर जनाब आप दो मेंबर ने मिलकर कस्टम प्राइवेट बनाना है, तो फिर पहले मेंबर की आईडी यहाँ, दूसरे मेंबर की आईडी यहाँ, और ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ एक ही मेंबर, दोनों में से कोई भी एक मेंबर, या मेंबर नंबर 1 सबमिट करवा दे या मेंबर नंबर 2 सबमिट करवाए। ये ना हो मतलब मेंबर नंबर 1 भी सबमिट करवा दे गूगल फॉर्म के ऊपर ये प्रपोजल जो यहाँ पे लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, और जो मेंबर नंबर 2 है वो भी करवा दे। नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई एक मेंबर जो है आप दोनों में से सबमिट करवाएगा। उसके बाद वीयू विल नॉट प्रोवाइड एनी हार्डवेयर एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू योर प्रोवाइड। कहता है जनाब ये भी बात याद रखिएगा कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है ना, वो आपको किसी भी तरह की पेड सर्विसेज नहीं दे, मतलब पेड नहीं सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कहा मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें मुझे 1 लाख के लिए फलां हार्डवेयर चाहिए, तो वीयू ने आपको कुछ भी लेके नहीं देना। आपने जो कुछ करना है खुद अपने बिहाफ पर करना है, जो भी पैसा लगना है आपने अपने बिहाफ पर लगाना है प्रोवाइड के अंदर। ठीक है, वो चाहे आपने कुछ पेड लेना है या फ्री लेना है, जो भी करना है वो आपने खुद करना है, वीयू ने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना। आगे, प्रेफरेंस विल गिवन टू द प्रोवाइड प्रपोजल टारगेटिंग मॉडर्न सिस्टम सच एज। आगे उसने आपको थोड़ी हेल्प भी कर दी है कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट किस टाइप के होने चाहिए। कहता है मोस्टली कोशिश करो कि यहाँ तो आपके प्रोजेक्ट आईओटी के होने चाहिए, ठीक है, या आपके प्रोडक्ट एआई से रिलेटेड होने चाहिए, या आपके प्रोडक्ट एम्बेडेड सिस्टम होने चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम समझते हो? एम्बेडेड सिस्टम ये होते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखे होंगे, वो सड़क के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, वो क्या है? दिस इज एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें क्या होता है पहले से कोड फिक्स है, उसने जो है ना आप 10 साल बाद भी देखेंगे ना तो उसने अपने अंदर जो फिट कोड है ना उसके अकॉर्डिंग चलते रहना, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती पीछे से, उसके अंदर बिल्ट इन कोड है, उसने उसके अकॉर्डिंग चलते रहना। देखो अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल है वो क्या करता है, हर थोड़ी देर बाद वो 3 लाइट्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है उनके अंदर जो जैसे कोडिंग की गई है वो थोड़ी देर बाद अपने आप को स्विचिंग करती है, मतलब ट्रैफिक रेड होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन लाइट होती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर अगेन वो वही प्रोसेस रिपीट करता है। दिस इज अ एम्बेडेड सिस्टम, जो एक दफ़ा आपने कोड कर दिया उसके अकॉर्डिंग उसने चलते रहना। आगे जी नेक्स्ट कहता है जी इन एडिशन टू सेंडिंग कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल यू शैल आल्सो सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑफर्ड प्रोजेक्ट टू एंश्योर योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉर ऑफर्ड प्रोजेक्ट रेलेवेंट अनाउंसमेंट विल बी पब्लिश लेटर। कहता है एक और चीज़ ये मैं बता दूं कि अगर आप अपना कस्टम प्रोजेक्ट चूज मतलब सबमिट करवा देते हो प्रपोजल, तो जो आपको लिस्ट आएगी ना आप उसमें से भी प्रोजेक्ट कोई एक चूज कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि देखो अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और आप जो लिस्ट आएगी प्राइवेट की उसमें से भी चूज़ नहीं करते, ये समझ गए कि चलो जी मैंने तो कस्टम प्राइवेट करना है, तो ये ना हो गया आपका वहाँ से प्रपोजल भी रिजेक्ट हो जाए और यहाँ से आपने अपनी लिस्ट में भी प्राइवेट चूज़ ना किया हो, तो मतलब वो कहते हैं ना दो कश्तियों पे सवार होने वाला कभी भी पार नहीं गुजरता। तो इसलिए जो है ना आपने कोशिश करनी है, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया सॉरी, आपने जनाब दोनों जगह पे अप्लाई कर देना, मतलब कस्टम प्राइवेट प्रपोजल अगर सेंड किया है तो साथ ही साथ अपनी जो लिस्ट आएगी ना उसमें से भी आपने जो है चूज़ कर लेना। लेकिन हाँ वो मेरी एग्जांपल वैसे फिट हो रही है कि दो कश्तियों पे सवार होने वाला कभी भी पार नहीं गुजरता। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे आपने ये जो सिलेक्शन करनी है ना लिस्ट में भी, और वो चूज़ को ये एक ही होनी है वो। अच्छा यहाँ पे हमने लिस्ट में से चूज़ इसलिए करना है ताकि अगर हमारा खुदा ना खासा प्राइवेट प्रपोजल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ईजिली हमने जो लिस्ट में से चूज़ किया होगा ना वो हम ईजिली जो है कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वो उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ से भी कस्टम प्राइवेट जो है करने के बावजूद भी लिस्ट में से चूज कर लोगे। इन केस ऑफ कस्टम प्राइवेट प्रपोजल एक्सेप्टेंस यू विल फाइनली बी allotted the accepted custom prior proposal and any offered prior selection will be removed। कहता है उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर आपने कस्टम प्रायर भी की सबमिट करवाया होगा और लिस्ट में से भी प्रायर चूज किया होगा तो फिर ये होगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो जो आपने लिस्ट में प्रायर चूज किया होगा ना वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आपका ये जो कस्टम प्रायर प्रपोजल है ये
एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसको फिर आप अपने कस्टम प्रोवाइड को ही कंटिन्यू करोगे। और अगर आपका कस्टम प्रोवाइड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपने वो जो लिस्ट में से प्रोवाइड चूज़ किया होगा वो फिर कंटिन्यू करोगे आप। ठीक है, समझ आ रही है बात की। नेक्स्ट जी कहता है ओनली यूज़ योर वीयू स्टूडेंट आईडी फॉर ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सिटी। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि जनाब आपने अपनी जो वीयू वाली ईमेल है उसके साथ फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो आपने वहाँ पे स्टूडेंट ईमेल फिल करनी है वो भी आपकी वीयू वाली ईमेल होनी चाहिए। और ये सारा कुछ आगे बता रहा है। उसके बाद कहता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सबमिट द कस्टम। आगे वही बात कर रहा है कि कस्टम प्रोवाइडर सबमिट करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। और उसके बाद वो कहता है जनाब आपका जो आइडिया वो क्रिएटिव होना चाहिए और कॉपी नहीं करना किसी और से और यूनिक आइडिया होना चाहिए। सम स्टूडेंट सबमिट का कस्टम प्रपोजल देयर इज एक्चुअली तो ऑफर प्रोवाइड सो इट विल बी रिजेक्टेड। कहता है कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे भी हैं कि जो लिस्ट में से मुश्किल प्रोवाइड से बचने के लिए कस्टम प्रोवाइड सेलेक्ट करेंगे तो उनका भी प्रोवाइड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद सबमिटिंग कस्टम प्रोवाइड प्रपोजल विया ईमेल इज नॉट अलाउड। कहता है ये जो आपने अब कस्टम प्रोवाइड सबमिट करना ना इसको ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करना। उसके लिए नीचे आपको मैं अभी लिंक दिखाता हूँ, वो पहले आप ये प्रपोजल कंप्लीट करोगे अपना। जब ये बन जाएगा उसके बाद फिर आपने वापस से इस अनाउंसमेंट पे आना है और इस अनाउंसमेंट पे आने के बाद आपको आपने किस लिंक पर जाकर अपना फॉर्म फिल करना है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखें सबसे लास्ट पे अब आप चले जाएं, ये देखें सबसे लास्ट पे आ जाएं और ये देखें जनाब ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर। यहाँ पे देखें कहता है टू फिल गूगल फॉर्म फॉर योर कस्टम प्रपोजल सबमिशन। अब जब आप अपना ये प्रपोजल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा। लेकिन वो गूगल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया उसका शुरू पे ही कि पहले अपनी सारी ईमेल लॉग आउट करो, वीयू ईमेल लॉगिन करो, उसके साथ ये फॉर्म फिल करो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो लिस्ट में से आपने प्रोवाइड चूज़ करना है उसकी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कि आप जब लिस्ट आएगी तो उसमें से प्रोवाइड कैसे चूज़ करते हो। तो उसका ये देखो, मैं आपको एक तरीका बताऊँ। ये देखो, जिस दिन प्रोजेक्ट लिस्ट आएगी ना तो उस दिन सिलेक्शन ओपन नहीं होती, उसके थोड़े दिन बाद सिलेक्शन ओपन होगी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें ज़रा दोस्तों, जब आपकी लिस्ट आएगी उसके कुछ दिन बाद ना आपकी सिलेक्शन ओपन हो जाएगी और सिलेक्शन की डेट का क्या होगी, वो जब लिस्ट आएगी ना आपके पास प्रायर की ये 1-2 दिन तक, तो उसके अंदर डेट मेंशन होगी कि फ़लाँ डेट को सुबह 10 बजे जो है आपकी सिलेक्शन ओपन की जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, उस डेट को, जिस डेट को सिलेक्शन ओपन होगी उस डेट को सुबह 10 बजे आपने रेडी होकर बैठ जाना, लैपटॉप ओपन करके। इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका, तगड़ा होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन आपका। और फिर आपने जो है क्या करना है, फिर आपने प्राइवेट सिलेक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, 10 जैसे ही बजेंगे फ़ौरन से आपने अपने CH 619 की जो असाइनमेंट सेक्शन है उसमें जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको प्राइवेट की इस तरह लिस्ट सारी शो होगी ऐसे। प्राइवेट के नंबर, उसका टाइटल क्या होगा, उसके प्राइवेट की डिस्क्रिप्शन क्या है और रिमेनिंग सीट कितनी बच गई है। यहाँ पे रिमेनिंग सीट का मतलब होता है कि कितनी रिमेनिंग सीट बच गई हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है क्या, आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना रिमेनिंग सीट 0, इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट की सारी सीट फिल हो चुकी हैं। और अगर यहाँ पे आ रहा है ना कोई भी सीट, मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब है अभी रिमेनिंग सीट पड़ी हुई हैं। तो फिर आपने जल्दी जल्दी क्या करना है, फिर यहाँ पे ना चूज़ प्राइवेट का बटन होगा, आपने चूज़ प्राइवेट के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे दोस्तों, अगर आपने एक प्राइवेट चूज़ कर लिया उसके बाद दूसरा प्राइवेट आप चूज़ नहीं कर सकते तब तक जब तक आप इस चूज़ की हुए प्रोजेक्ट को लीव नहीं करोगे। ये भी बात याद रखिएगा। तो इसलिए ये नहीं कि आप वहाँ पे जो है को मैंने तो मजाक में चूज़ कर लिया था, तो ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे मजाक नहीं करना आपने। यहाँ पे बड़ी जल्दी होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए ईजी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सोच समझ के पहले अच्छे से प्रोजेक्ट का नाम पढ़ लेना कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर की ईमेल भी गिवन होगी, प्रोजेक्ट की फाइल जो है ना वो ड्यू डेट भी गिवन होगी, सारा कुछ उसका गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग डिटेल भी यहाँ पे गिवन होगी। ग्रुपिंग साइज 2 होता है और डेट ऑफ ग्रुपिंग कब होगी, मतलब ग्रुपिंग आप कब कर सकते हो वो भी डेट गिवन होगी। उसके बाद सिलेक्शन स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं सेलेक्ट कर लिया, उसका स्टेटस यहाँ पे शो होगा। और जैसे यहाँ पे सीट 0 होगी तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब यहाँ पे सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मैंने आपको टिप देनी है, टिप ये है दोस्तों, जैसे ही लिस्ट ओपन होती है ना, मतलब यहाँ जैसे यहाँ पे सिलेक्शन ओपन होगी तो ना वीयू वाले इकट्ठे एक ही साथ जो है सारे प्राइवेट ओपन नहीं करते, वो थोड़े थोड़े करके ओपन करते हैं। थोड़े टाइम मतलब 10 मिनट बाद थोड़े ओपन करेंगे, फिर 10 मिनट बाद 1-2 ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए जब नए प्रोजेक्ट वीयू वाले सेंड करेंगे ना तो जनाब वो आपको यहाँ पे शो होंगे, लेकिन वो शो तब होंगे जब आपने अपने इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे। तो आपने एक काम करना है, आपने हर 1 मिनट बाद या आधे मिनट बाद ना अपने ये जो ब्राउज़र है इसको रिफ्रेश कर देना, क्योंकि आप
ब्राउज़र को रीलोड करोगे तो फिर ही जो वीयू ने न्यू प्रोजेक्ट लोड किए होंगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएँगे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को इस ब्राउज़र को लोड यहाँ पे ये रिफ्रेश का बटन होता है ना, आपको पता है, ये किसी भी ब्राउज़र के पेज को अगर रीलोड करना हो तो यहाँ से ऐसे रीलोड आप कर सकते हो। तो जब तक आप रीलोड नहीं ना करोगे तो आपके नए प्रोडक्ट आपको शो नहीं होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने थोड़ी देर बाद, हर आधे मिनट बाद, हर मिनट बाद आपने पेज को रीलोड करते रहना है, ताकि जो भी नए प्रोडक्ट हों वो आपको शो होते रहें। तो इतनी डिटेल से बता दिया मैंने आपको सारा कुछ, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आई होगी। और उसके बाद इस प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद इसमें कौन-कौन सी असाइनमेंट होती हैं, उनकी क्या-क्या डिटेल है, वो मेरी इंशाल्लाह अलग से एक प्लेलिस्ट है CS 619 की पूरी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरी वो प्लेलिस्ट वॉच करके सारा सीख सकते हैं कि CS 619 में क्या-क्या चीज़ें फ़िल करते हैं, और CS 519 की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप PHP का प्रोडक्ट चूज़ करते हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट चूज़ करते हो, तो PHP का प्रोडक्ट मैं बजाते खुद बनाता हूँ। और जो अदर प्रोडक्ट है, इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके रिलेटेड है। तो अगर आप कोई अदर प्रोडक्ट भी चूज़ करेंगे तो वो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस से भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे ज़ाती तौर पर बनवाएँगे तो फिर मैं सिर्फ़ ओनली PHP के प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली PHP के प्रोडक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक बात का ख़्याल रहे, KST लर्निंग का स्टैंडर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम यूट्यूब चैनल के स्टैंडर्ड से जो है बहुत ही अपर लेवल के ऊपर है, इसलिए हमारी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ जाएँगे बात को और इंशाल्लाह हमसे कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।